अच्छा, सर्कुलर मेजर इज एग्जैक्टली, आप समझ लें आपकी जो आईजीसीएसई में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, टू डिमेंशनल मेंसुरेशन। ठीक हो गया। और फिर आपका आईजीसीएसई में एक टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री। दिस सर्कुलर मेजर हैज ऑल ऑफ दिस। ठीक हो गया। And the only new thing is that this time round, the unit of angles along with degrees, we will be doing it in radians as well. ठीक है। आपके जो and जैसे distance के there are different units, kilometers, meters, centimeter, exactly in the same way we have different units for angles, और वो आपके पास किस में आते हैं, रेडियंस के अंदर। ठीक हो गया। तो आपके पास ये रेडियंस के अंदर इसकी कैलकुलेशन होगी। अब आपने इसकी जो, मैं अभी आज जल्दी से मैं सारी चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा, लेकिन शुरू में हम थोड़ी सी रेडियन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक रेडियन होता क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस, मतलब कितना एंगुलर डिस्टेंस होता है, बेसिकली कितना एंगल बनता है ये। ठीक। सो आपके पास ये जो एक सर्कल है, यहां से मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज इस रेडियस की लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर सर्कल इफ आई ड्रॉ अनदर रेडियस नो मैटर वेयर, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब वो रेडियस मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि ये आर्क लेंथ और ये रेडियस एग्जैक्टली इक्वल हो, where the arc length is exactly equal to the radius of a circle. Then the angular distance between the two radii, that is basically 1 radian. This is the definition of a radian. मतलब एक, मतलब होता है ना, एक मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, सो 1 रेडियन कितना होता है। तो 1 रेडियन आपको अंदाजा अगर होना है तो एक रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ अगर आर्क लेंथ से एक और रेडियस बनाए, तो दूसरे रेडियस को कितना सेपरेट करना है इस रेडियस से, जितनी इस रेडियस की लेंथ है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ ड्रॉ करेंगे, तब जाके जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन का। अच्छा, इनकी कन्वर्जन के लिए बेटा एक तो बताया जाता है कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज होते हैं, या फिर 1 डिग्री कितने रेडियन होता है। उस तरीके से करना है, उस तरीके से कर लें। आपने आईजीसीएसई ओ लेवल्स में एक टेक्निक पढ़ी होगी, रेशो मेथड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ लेट्स सपोज एक्सचेंज रेट है $1 is to लेट्स सपोज 256 रुपीज। ठीक हो गया। सो 10,000 रुपीज जो है वो कितने डॉलर्स बनेंगे, सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते थे इफ यू रिकॉल। सो इस पर्टिकुलर टेक्निक रेशो मेथड बोलते हैं। तो आपने सिर्फ एक रिलेशन याद कर लेना है, उससे आप डिग्री से रेडियंस जाए, रेडियन से डिग्रीज जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो वो रिलेशन क्या है, पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। तो यहां से आपको जिस में मर्जी कन्वर्जन करनी है, आप जानना चाहते हैं 270 डिग्रीज कितने रेडियंस बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप इफ यू वांट टू नो दैट 5 पाई/4 कितने डिग्रीज बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज याद करनी है, दिस रिलेशन, that pi radians is equals to 180 degrees. Pi radian is equals to 180 degrees. ये आपको एक रिलेशन याद करना है। यहाँ से आप डिग्रीज टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्रीज, ये दोनों कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? हम्म, यहाँ तक क्लियर है? चलिए जल्दी से करें साथ साथ। 2.5 रेडियंस को
डिग्रीज में कन्वर्ट करें, शाबाश। एक ये काम करें और साथ ही 70 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करें। हाँ जी, हो गया बेटे। क्या 2.5 रेडियन कितने डिग्रीज बन रहा है बेटा? 143 डिग्रीज। और 70 डिग्रीज कितने रेडियंस बन रहे हैं? 7 पाई/18 और 1.22 रेडियंस। अच्छा, अब क्योंकि आपने एंगल का एक और यूनिट पढ़ लिया, अब जब आपने डिग्रीज लगाना है, मतलब इफ यू आर गिविंग योर आंसर इन डिग्रीज, देन मेक श्योर कि आप ऊपर डिग्रीज का सिंबल लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेडियन के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेडियन के जो एंगल्स हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा इन टर्म्स ऑफ पाई दें। आप इन टर्म्स ऑफ पाई भी दे सकते हैं, जैसे इसका 7 पाई/18 बन रहा है। आप इसको सिंपल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। जो एंगल्स इन डिग्रीज है, अब आते हैं जो पेपर के शुरू में प्रिकॉशन लिखा होता है कि आपने फाइनल आंसर एंगल, इफ यू रिकॉल, तो वो होता है 1 डेसिमल प्लेस, बट दैट इज ओनली फॉर एंगल इन डिग्रीज। जो डिग्रीज के अंदर आप की एंगल की कैलकुलेशन है वो 1 डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2.3, मतलब आगे आपको वो लिखने की जरूरत नहीं। बट अगर आपके पास रेडियन है, तो अगर ये यही डिग्रीज में होता तो 1.2 वाज इनफ आंसर। पर अब क्योंकि ये रेडियंस में आंसर है, तो इसको मुझे पूरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। ओके। अच्छा, अब कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो काफी ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। उनकी जो रेडियंस से डिग्रीज और डिग्रीज टू रेडियंस आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो आपको जुबानी याद होने चाहिए। उनका लिस्ट में दे देता हूँ, बल्कि उससे पहले सॉरी, मैं यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी। ये एक तो मैंने ये तरीका बताया रेशो मेथड, कि जैसे अभी यही वाला क्वेश्चन है, आप इसको करें 2.5 रेडियंस है, मुझे इसकी डिग्रीज चाहिए, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। दूसरा जो एक क्विक मेथड है, बट दिस इज कह लें यही चीज है, बट डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें यह कि आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अदर देन कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। और ये जब भी रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है आपने, तो वो जो रेडियन में एंगल दिया गया है उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब डिग्री से रेडियन में जाना है, तो आप इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, जैसे आपकी मर्जी है। मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड इसलिए कर देता हूँ कि इसमें आपको 2 चीजें याद करनी पड़ेंगी जो कि टोटली न्यू है। इधर आपको रेशियो मेथड इज दिस वेरी सेम technique which you've been using already in your IGCSE and A levels. All you have to do is memorize this, that pi radian is equals to
180 डिग्री। तो आगे रेशो मेथड से आप डिग्री से रेडियन में जाएं या रेडियन से डिग्रीज में जाएं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जिसमें मैंने बात करनी थी कन्वर्जन्स की। एक सेकंड, मैंने वो लिंक भेजना था एक और स्टूडेंट को, मैंने भेजा ही नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट थिंग। जो मैंने आपको बोला, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। वैसे अब तक आप लोग अपने अपने स्कूल में काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको यूज किया है, तो अब काफी हद तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले पाए, पाए इस तरफ मैं रेडियंस लिख रहा हूँ और इस तरफ मैं उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स, डिग्रीज यूनिट्स के अंदर उसके एंगल लिख रहा हूँ। तो पाई कितना होता है बेटा? 180। 2 पाई कितना होगा? शाबाश, 360 डिग्रीज। पाई बाय 2 कितना होता है? 90 डिग्रीज। 3 पाई बाय 2 कितना होगा? 270 डिग्री। ये वो एंगल्स हैं जब आपके पास 90 90 के गैप से चल रहे हैं, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट एंगल्स बनते हैं, 0 90, फिर 180, फिर 270 और देन 360। 0 डिग्रीज मीन 0 रेडियन, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इससे आगे में लिखते हैं पाई बाय 4 कितना होता है बेटा? ये होता है 45 डिग्रीज। फिर आता है आपके पास पाई बाय 3, ये कितना होगा? 60 डिग्रीज। पाई बाय 6, 30 डिग्रीज। 3 पाई बाय 2 हो गया। 3 पाई बाय 4, लिख लीजिए कितना होगा? 135 डिग्रीज। ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो आपको जुबानी याद होने चाहिए। मतलब पेपर में आता है जी 3 पाई बाय 2, तो आपको पता होना चाहिए वो 270 डिग्रीज है। और ये क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज डेफिनेटली योर ब्रेन इज tuned, very well tuned to the angle in degrees. So your brain automatically starts thinking about the angles in degrees. जब भी एंगल्स की बात की जाएगी तो इसको आप फौरन से, आपका ब्रेन 90 डिग्रीज एक्सेप्ट करेगा। पाई बाय 2 टाइम लगेगा कि इसको बोलने में कि दिस सेम 90 डिग्रीज इन रेडियन इज पाई बाय 2। तो इसलिए ये आपको ये कुछ बेसिक एंगल्स हैं, ये जरूर पता होने चाहिए जुबानी, मतलब कन्वर्ट करके ना देखना पड़े आपको। इनको आप याद कर लें, ये टेबल मैंने बनवा दिया, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और सारी मेंसुरेशन के ऊपर। जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाएंगे यहाँ पे। चलें जी, एक्स निकालें कितना एंगल बनता है। रेडियंस के अंदर हम चल रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स डिग्रीज में कितना होता है? शाबाश। तो रेडियंस में कितना होगा? पाई। चले, शाबाश। एक्स कितना आ जाएगा? यहाँ से एक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? पाई माइनस 1.2 माइनस 0.4 रेडियंस। कितना आ जाता है ये? 1.5, 1.54 रेडियंस। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट।
ये बेटा काइट बनाई है जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स सेम है। बताएं जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो रेडियस में कितना हो जाएगा 2 पाई। वेरी गुड। तो इसमें एक्स कैसे निकलेगा 2 पाई -2 -1। ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपकी इक्वेशन बनेगी x+x+2+1। इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा बेटा 2 पाई के। तो ये हो जाएगा 2x = 2 पाई -3 and x = 2 पाई -3/2 1.64 रेडियंस। ठीक है। अच्छा जी उसके बाद आते हैं हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरे पास ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं जो 90 के ऑपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाइपोटेन्यूज के दो इंडिकेटर्स होते हैं। वन दैट इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। टू इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। ठीक हो गया। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो लेट्स नेम हाइपोटेन्यूज एज the side P and the other two sides as Q and R respectively। तो पहली चीज अब यहाँ पे हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे P² = Q² + R²। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के जो स्क्वायर का सम होता है। तो ये आपके पास आ गई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा लेट्स सपोज दिस इज द एंगल x। इसके बाद आती है हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक है आपके पास ठीक है जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से आपके पास आता है साइन ऑफ द एंगल, फिर है आपके पास कॉज ऑफ द एंगल, और फिर है आपके पास tan ऑफ द एंगल। Sine of the angle is always equals to opposite side over hypotenuse. Cos of the angle is always equals to adjacent side to this angle। adjacent side इस angle के adjacent जो इसके बिल्कुल साथ side है over hypotenuse। and tan is always equals to opposite over adjacent। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने हो सकता है opposite को perpendicular पढ़ा हो। ठीक है। तो वो ये वही चीज है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट को बेस पड़ा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बन जाता है इधर यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हियर इस एंगल x के रिस्पेक्ट के ऑपोजिट साइड कौन सी है r। यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें r। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है वो क्या है आपके पास यहाँ पे p। विद रिस्पेक्ट टू दिस रेशियो एंगल x के एडजेसेंट उसके बिल्कुल साथ कौन सी साइड है q over hypotenuse is still the p। opposite over adjacent r over q। ठीक हो गया। यहां से इस तरीके से करके ये आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे जाने से पहले अच्छा इससे पीछे हमने रेडियन की कैलकुलेशन की। ठीक है। इस तरह की रेडियन की कैलकुलेशन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव योर कैलकुलेटर इन रेडियन मोड।
ठीक है। रेडियन मोड में कैलकुलेटर का होना तब जरूरी है जब आप रेडियन एंगल को साइन कॉस या फिर टैन के साथ अप्लाई करेंगे। अगर आप साइन कॉस टैन के साथ अप्लाई नहीं कर रहे जैसे कि हमने इधर किया, तो देयर वाज नो नीड टू कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इन रेडियन मोड। वो अगर डिग्री मोड में भी है तो सेम आंसर आएगा। रेडियन मोड में आपके कैलकुलेटर का होना तब जरूरी है जब आप एंगल को साइन कॉस या टैन के साथ अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जीरो पॉइंट एट रेडियन, ये x है, ये 5 है। चलिए शाबाश, x कैलकुलेट करें। अब ये 0.8 रेडियन है, तो यहाँ पे प्रिकॉशन क्या है जी, मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड। आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए। हो गया। ठीक है, कौन सी रेशो लगी है इसमें? कॉस, शाबाश। इस एंगल के रिस्पेक्ट से जो हमें गिवन साइड है वो है बेस यानी कि एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। तो cos ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाली रेशो होगी। तो cos ऑफ द एंगल इज 0.8, एडजेसेंट इज 5, हाइपोटेन्यूज इज x। तो x आपके पास आ जाएगा बेटा 5 ओवर cos 0.8। यहाँ पे हमें इस चीज का ख्याल करना लाजमी है कि हम हमारा जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में होना हो। किसमें हो? रेडियन में। क्योंकि ये जो एंगल रेडियन है अब किसके साथ आ रहा है? कॉस के साथ। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि whenever you are using a radian angle with sine, cos or tan, then it is important, necessary and it is must that your calculator should be in radian mode। अगर आप sin, cos, tan के अलावा एंगल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए बेशक डिग्री मोड में है तो भी कोई मसला नहीं। तो यहां से बेटा आपके पास x क्या आ जाएगा? 7.177, तो यानी कि 7.18 आ गई। ये आपके पास x की वैल्यू 7.18। ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब x निकालें इसके अंदर इन रेडियन। ठीक है, रेडियन में निकालना है आपने x, डिग्रीज में नहीं निकालना। इस एंगल के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है। कौन सी रेशो लगेगी इसमें बेटा? साइन। सो साइन ऑफ एंगल x is equals to opposite side over hypotenuse, and x is equals to sine inverse of 7.8 over 11, and x is equals to 0.79। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हैं, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो शुरू में वाला जो है वो 0.788, और ये जो थर्ड एट सेकंड एट बताया इसके बाद क्या टू है, तो बस ये तो 0.788 रेडियंस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात है
थोड़ी हैवी बात है, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड वाले मोमेंट उस बात तक, उस टाइम तक डिलीट कर देना। ठीक हो गया। आईजीसीएसई ओ लेवल्स तक और समटाइम्स ए लेवल्स तक भी नंबर्स नहीं कटते, बट मैं काट लेता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स के। साइन इनवर्स लिखना आप लोगों के लेवल पे गलत बात है, नहीं 1/sin भी नहीं लिखना। उसकी रीजन इज के साइन इनवर्स इटसेल्फ इज ए इनवर्स फंक्शन। अगर हम फंक्शन आप रिकॉल करें तो साइन इनवर्स का ग्राफ फिर उसकी एग्जिस्टेंस, लेकिन जब साइन का ग्राफ किस तरीके से 1 to 1 होना चाहिए था, तो वो इस तरह के मिसाइल हो जाएंगे। आपने डायरेक्ट निकाल देना है, x इज इक्वल टू कैलकुलेटर में डालें यहाँ से और आंसर निकालें। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हम छोटे लेवल पे बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, हैबिट बना लें। अगर आगे मैथमेटिक्स में किसी को शौक है आगे जाने का, तो वो हैबिट बना लें कि वो ये वाली टर्म ना यूज करें अनटिल अनलेस डोमेन रेंज के साथ वो चल रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके सारे एंगल्स एक्यूट हैं। बट आगे जहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, उसमें तो राइट राइट या फर्दर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, जैसे जैसे आगे थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सारे उसमें ऑब्ट्यूज एंगल्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। आपके लेवल पे नहीं आएगा प्रॉब्लम, क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं आएगा, वैसे एक चीज बता रहा था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो ये बात डिलीट कर दें अपनी मेमोरी से, जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है। रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी। अच्छा जी, फर्दर ट्रिग्नो बेटा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ आज के लेसन में पाए 180 यही पढ़ा ना। जो पाए रेडियंस हैं वो 180 डिग्री है। इसके अलावा ये जितनी चीजें मैं सारी आपको आईजीसीएसई वो लेवल्स की रिकॉल करवा रहा हूँ। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। उसके बाद है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का बेटा फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ any two sides times sine of included एंगल। अभी ये समझाते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ। ये फॉर्मूला पढ़ने में बहुत लंबा खतरनाक लग रहा है, बट ये बहुत आसान है। देखिए बेटा, बुक वाला फॉर्मूला या फॉर्मूला शीट वाला फॉर्मूला नहीं याद करना या उसको नहीं पढ़ना, फॉर्मूला समझना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका नाम पी क्यू और आर दे देता हूं, और साइड्स के नाम जो है हम अल्फा, बीटा और गैमा दे देते हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट यूजिंग द नेम्स यूज्ड इन बुक्स। उसमें ये आता है बच्चा फॉर्मूला तो रट लेता है, लेकिन बुक पेपर में कोई और नाम रख दिए एग्जामिनर ने, या नाम ही नहीं रखे, तो यू आर आपको मुश्किल होती है फिर उसमें फॉर्मूला क्रिएट करने में। तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू वर्क आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आप कोई सी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें। So for example, if I want to multiply alpha and beta, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ टाइम्स अल्फा टाइम्स बीटा times sine of. Now what do we mean by included angle? Included angle means the angle between the two sides which I am talking about here. जिन दो साइड्स की मैंने यहाँ पे बात की है उनके बीच वाला एंगल, so angle between those two sides. So alpha beta, according to this diagram, which angle is between the side alpha and beta? एंगल P। ठीक हो गया। अब बुकिश फॉर्मूला पे आते हैं, वो है 1/2 अल्फा बीटा साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2 बीटा गैमा साइन क्यू। अगर आप बीटा और गैमा को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा यूज होगा? साइन ऑफ एंगल क्यू। एंड एग्जैक्टली द सेम वे, हाफ टाइम्स अल्फा टाइम्स गैमा टाइम्स साइन ऑफ एंगल आर।
तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क आउट द एरिया। बुक में ए बी साइन सी कुछ इस तरीके से, क्योंकि उसने ए बी सी एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वो हर जगह वही अप्लाई करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला एक्चुअली में यहां से ही डिराइव हुआ है। लेट्स से ये दो साइड्स हैं, अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स? तो साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक हो गया। अच्छा, जिसकी वजह से ये जब भी फॉर्मूला पढ़ा जाए तो मैं पढ़ने में तो ये सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको असल में ऐसे पढ़ते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स। अगर आप साथ साइन नहीं लगा रहे तो मीन्स कि आपने साइन 90 डिग्री लिया है। ठीक है, तो असल फॉर्मूला एरिया का कौन सा है? ये, तो यहां से ये निकला है। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चे? अच्छा, एरिया के बाद अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। साइन लॉ। ए बी सी पी क्यू आर। साइन लॉ में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, रेशो बनती है। ठीक हो क्या? रेशो का स्ट्रक्चर क्या है? रेशो किसको बोलते हैं? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। कैन आई राइट ए रेशो बी एज ए ओवर बी? ठीक है, तो ये वो चीज है। तो इसमें रेशो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ। रेशो का अगर आपने एंगल फाइंड करना है, सिंपल स्ट्रक्चर है, साइन ऑफ एंगल, जो एंगल फाइंड करना है वो डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, उस एंगल के जो बिल्कुल सामने साइड होगी। ठीक हो गया। और अगर आपने साइड फाइंड करनी है तो साइड न्यूमरेटर में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, आप उसको सिंपल क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। साइड अगर आपने फाइंड करनी है तो साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ उसी साइड के ऑपोजिट एंगल, उस साइड के जस्ट बिल्कुल सामने ऑपोजिट एंगल होगा, ऑपोजिट एंगल। ठीक हो गया। अब इसको सामने रखते हुए हम यहाँ पे रेशो बनाते हैं। मैं कोई एक चले एंगल्स वाली बना लेते हैं। सो साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी बेटा? पी, इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट साइन ए हो गया। अब आएगा साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट साइड क्या है? क्यू। एग्जैक्टली द सेम वे साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट साइड क्या है? आर। ये आपकी साइन लॉ की तीन रेशोज हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इसका, आपने इनमें से कोई सी भी दो रेशोज लिखनी होगी। वन रेशो विल डेफिनेटली हैव एन अननोन थिंग, बाकी सारी चीजें मेक श्योर कि आपको पता हो। ठीक है, अगर आपको सी पता है आर नहीं पता तो इसके साथ ये पेयर नहीं बनाएंगे हम, यूजलेस हो जाएगा। ये आपका आ गया साइन लॉ। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कोसाइन लॉ। ए पी 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 क्यू आर। ठीक हो गया। अच्छा, कोसाइन लॉ में लेट्स सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम द साइड पी। तो पी, अच्छा इसमें भी एक इसकी साइड वाली फॉर्म बनती है और एक एंगल वाली फॉर्म बनती है। तो साइड वाली फॉर्म जिस साइड से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो, चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, so q स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड माइनस 2
इनटू प्रोडक्ट ऑफ द वही रिमेनिंग टू साइड, जो यहाँ पे जिनका स्क्वायर ले रहे हैं उन्हीं को विदाउट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम्स कॉज ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड जिधर से आपने स्टार्ट लिया, वो क्या आ गया इस केस में, P। जिस साइड से आप स्टार्ट ले रहे हैं बिल्कुल, तो आपने ये फॉर्मूला नहीं रटना, आपने ये देखना है फॉर्मूला बन कैसे रहा है। जिस साइड से आप स्टार्ट ले रहे हैं उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर बच्चे प्लस लगा देते हैं, माइनस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू साइड विदाउट द स्क्वायर्स इन दो साइड, टाइम्स कॉज ऑफ इस जिस साइड से स्टार्ट किया है उसके ऑपोजिट जो एंगल है उसका कॉस। ठीक है, इसी को जब आप Q से लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरीके से Q स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो इस केस में हो जाएगा P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 इंटू P इंटू R इंटू कॉस ऑफ एंगल C। इस तरीके से अगर R से आप लिखते हैं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ इंटू कॉस ऑफ एंगल A। ठीक हो गया, ये थी इसकी साइड वाली फॉर्म। मेरी रिकमेंडेशन ही होती है कि आप ये ही याद कर लें, आपको एंगल फाइंड करना है, सिर्फ एक चीज याद रखें, अगर क्वेश्चन आता है एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल सी इसमें कब आ रहा है, जब आप क्यू से उसके ऑपोजिट साइड से स्टार्ट लेंगे, जब आप इस साइड से स्टार्ट लेंगे तो कौन सा एंगल आएगा बी, आर से स्टार्ट लूंगा तो कौन सा एंगल आएगा ए, तो मुझे एंगल सी स्टार्ट फाइंड आउट करना है, तो वो कहाँ से, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा और आगे सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मूला से इसको मैंने यहाँ से cos c को सब्जेक्ट बना लेना है, ये पूरी टर्म माइनस 2PR cos c इधर आ जाएगी और ये q स्क्वायर तो चला जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो गया, तो 2PR फिर आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आपके पास बन जाता है cos ऑफ एंगल c इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको ये बेसिकली ये माइनस 2PR cos c था, इधर आके क्या हो गया प्लस, और ये q स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये जब इधर आएगा तो प्लस 2PR cos c, तो 2PR जो मल्टीप्लाई था वो यहाँ आके डिवाइड हो गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया एक ही स्टेप में। ठीक हो गया, तो एक याद कर ले, ये वाली लादा तीन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मूला है। तो दिस इज योर कोसाइन रूल। अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, उनको समझ नहीं लगती कि कब साइन रूल लगाएं और कब कोसाइन रूल लगाएं, उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, फिर हम वापस इन फॉर्मूलाज को रेफर भी करेंगे। हमने साइन रूल कब लगाना है वर्सेस हमने कोसाइन रूल कब अप्लाई करना है। ठीक हो गया, now this decision you will be taking on the basis of given information, on the basis of मैं करता हूँ, on the basis of given information। ठीक है, अच्छा बेटा, अब वो गिवन इंफॉर्मेशन, अच्छा नाउ वी वर डूइंग कि व्हेन टू यूज व्हिच रूल, किस क्वेश्चन में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, अक्सर बच्चों को इसमें परेशानी होती है। सो दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन, आपके पास कौन कौन सी चीजें एग्जामिनर ने दी हुई हैं। तो साइन के केस में whenever you are provided with two angles, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स पता है तो टेक्निकली आपको कितने पता है, तीनों के तीनों एंगल, आप 180 में से बाकी दो को माइनस करें, थर्ड एंगल भी आ जाएगा। एंड वन साइड, दो एंगल्स और एक साइड अगर आपको पता है, कोई भी एक साइड, या तीन एंगल्स पता है आपको, तीनों एंगल और एक साइड, तब आपने कौन सी रूल अप्लाई करनी है, साइन रूल अप्लाई करना है। ठीक हो गया, इसी तरीके से जब भी आपको टू साइड्स, दो साइड पता है, एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन है, आपको कोई सी भी दो साइड्स एग्जामिनर ने दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है जो कि उन दो साइड्स के बीच में नहीं है, इंक्लूडेड एंगल क्या था,
द वन विच इज बिटवीन द टू साइड्स। ठीक हो गया? तो नॉन इंक्लूडेड कौन सा हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ट्राइंगल, मुझे एग्जामिनर ने ये दो साइड दी हो, तो लेट्स सपोज ये एंगल दिया हुआ है मुझे। तो इस क्वेश्चन में जो आगे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसने, उसको अटेम्प्ट करने के लिए मुझे इसमें क्या कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? साइन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कोसाइन रूल के ऊपर। Whenever you are provided with all three sides, जब भी तीनों साइड्स आपको पता है, पीछे क्या एंगल जरा आ जाएंगी, तो वही पूछेगा कोई एंगल निकालने, तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है? कोसाइन रूल। या फिर आपको टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल एग्जामिनर ने दिया हुआ है, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल दिया हुआ है, तब आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? कोसाइन। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहेंगे अच्छा ये भी याद करना पड़ेगा, अभी याद करवाते हैं आपको, कोई टेंशन ही नहीं है। इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली, cos of angle C, what is this formula giving you? ये C, एंगल C निकलेगा। P क्या है? साइड है, एंगल है? साइड 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 साइड। जब तीनों साइड्स पता है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एंगल। और ये कौन सा रूल था? कोसाइन रूल। अच्छा, जब आपको दो साइड्स पता है और एंगल बी वो था जिस साइड से आप स्टार्ट करें उसके ऑपोजिट, यानी इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल, तो टू साइड, ये दो साइड्स यहाँ पे भी आ रही और उनके बीच वाला एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल, तो भी कौन सा रूल लग रहा है? कोसाइन रूल लग। तो जब आपको सिर्फ कोसाइन रूल मैंने आपको याद करा दिया, इनके साथ इनके काउंटर पार्ट, तीन साइड, इधर तीन एंगल और एक साइड, साइन रूल। टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल कोसाइन रूल, तो टू साइड्स नॉन इंक्लूडेड एंगल साइन रूल। इससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। शुरू में आप जब भी प्रैक्टिस करें इसको सामने रखते हुए करें, इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, आगे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप किया है, पता लगे हमेशा की तरह ये भी गलत ही हो, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। 12 10 1.25, 12 10 1.25 x। ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एरिया, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ 1.25 रेडियंस निकल आएगा। फिफ्टी 56.9 स्क्वायर्ड यूनिट्स आपका एरिया आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको कहता है एक्स फाइंड करें, तो इफ यू लुक केयरफुली व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो अभी मैंने आपको लिखवाया है, देखिए जरा नोट्स को रेफर करें, तो इसमें कोसाइन रूल लगेगा। सो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं उसके वहां से स्टार्ट लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स माइनस 2 into the product of the very two same sides times cos of the angle opposite to the side from where we started, so cos 1.25। अगले स्टेप में x is equals to root of, इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर लेंगे जी, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2, 12 10 cos 1.25। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ ये लिख के पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में रूट लेते हैं। नो, मैंने यहाँ पे अभी तक कैलकुलेटर ना उठाया ना आपको बोला कि करें। आपका कैलकुलेटर हैज द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डू दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो एक ही दफा कैलकुलेटर उठाएगा। रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 1.25। इसके दो फायदे होते हैं अगर आप एक ही दफा कैलकुलेटर, बार बार कैलकुलेटर को अवॉइड करें यूज करने से, ठीक है? एक ही दफा उठाए, यहाँ पे अब एक्स सब्जेक्ट बन गया, तो रूट ऑफ ऑल दिस एक ही दफा कैलकुलेटर। इसका पहला फायदा, you will be safe from premature rounding off,
यहाँ पे आप प्री मेच्योर राउंडिंग ऑफ अगर पीछे कैलकुलेशन करेंगे, जाहिर है आप अगर नॉन एग्जैक्ट वैल्यू आई तो आपने तो 3 4 5 सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं तक तो लिखना है। अच्छा, फिर दूसरी इसकी आपकी टाइम सेविंग। तो ये दो आपको बेनिफिट्स हैं अगर आप बार बार कैलकुलेटर यूज को अवॉइड करेंगे। समझ आया बेटा? चल, x इक्वल्स तो 12.97 मीन्स 13.0। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी बेटे, अच्छा बेटा, जब मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो आईजीसीएसई में क्या फॉर्मूला पड़ा था? सेक्टर एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसी सेक्टर की जब मुझे आर्क लेंथ, दिस वन, ये कैलकुलेट करनी है, तब क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? सेक्टर एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक हो गया। अब जब हमने एंगल्स रेडियंस में पढ़ लिए हैं, दिस इज द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इन ए लेवल्स। दिस इज द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इन ए लेवल्स। ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने चेंज किया, वही साइन रूल है जो आपने आईजीसीएसई में पढ़ा है, वही कोसाइन रूल है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वही पाइथागोरस थ्योरम है, वही एरिया का फॉर्मूला है। दिस इज द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट। You will be using these particular formulas if you are doing your calculations in degrees. But the moment you start doing your calculation in radians, तो ये formulas change होंगे। So this is the only place जहाँ हम नए formula से बात करने लगे। ठीक हो गया। तो दो फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला आ गया। और आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ को एस बोलते हैं, एस स्टैंड्स फॉर आर्क लेंथ, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सिर्फ और सिर्फ ये दो न्यू फॉर्मूलाज हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम एज योर आईजीसीएसई ओ लेवल। अब ये देखने में न्यू है, बट इनकी एक्चुअल डेरिवेशन यहां से हुई है। और यही आज का आपका टास्क है कि आपने ये सोचना है और बल्कि करना है, एंड यू शुड बी एबल टू डू दिस। आसान है, मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इधर से इधर कैसे आया, ये क्या है? आपने सिंपली क्या करना है, डिग्रीज को किस में कन्वर्ट कर देना है। यू शुड बी एबल टू गेट दिस। ठीक हो गया। तो ये आज का आपका टास्क है, और हमारा टॉपिक जो था सर्कुलर मेजर वो खत्म हो गया। ठीक है, एक ही दिन का टॉपिक था ये बेटा, बट डोंट वरी, मैं इसकी वर्कशीट अभी सेंड करता हूँ, और कोशिश करें आज जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं इसके करें। ए लेवल में इस टॉपिक में दो नई चीजें, एक रेडियंस, दूसरा ये दो फार्मूला। रेडियंस की वजह से, क्योंकि यहाँ ये वाहिद फार्मूला है जिसमें 360 डिग्रीज का इस्तेमाल हो रहा है। अदरवाइज पीछे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ना साइन में, ना कोसाइन कॉस में, ना टैन में, कहीं पे भी डिग्रीज में एंगल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ इन इन द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जिसकी वजह से रेडियंस की वजह से एंगल, ये दो। तो तीसरी और आखिरी चीज क्या डिफरेंट है इसमें, डिफिकल्टी लेवल। जो आईजीसीएसई में जो सवाल आते थे, बेबी क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, अब थोड़े से उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो विद प्रैक्टिस, विद लाइक गिविंग टाइम टू इट, आप लोग कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो कल हम इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।